नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मित्र पर। और सीटेट की वीडियोस की सीरीज में ये आपकी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो किया था मैथमेटिक्स में, और हमने वहां पर जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था मेंसुरेशन। वहां पर हमने जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए उन्हीं की तरह हम यहाँ पर एक और वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, और इस वीडियो में हम साइंस डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो वही रहेगा। कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके पुराने जो एग्जाम में आ चुके थे, कुछ नए क्वेश्चन आपके लिए एडअप करे गए हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन को कराने का जो मेथड रहेगा मेरी तरफ से वो यही रहेगा कि हम क्वेश्चन को सिर्फ ये टिक करके और आगे बढ़ते नहीं चलेंगे। हम क्वेश्चन को पूरी तरह से समझेंगे और कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और क्यों है, और जो बाकी करेक्ट नहीं है वो क्यों नहीं है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो है जरूरी नहीं कि जैसा एग्जाम में पहले आया था वैसा ही आए, लेकिन उसी को कुछ घुमा फिरा के अगर दिया जाएगा, फिर उसमें जो कुछ पार्ट है अगर किसी और क्वेश्चन में यूज कर लिया जाए तो आप उसको किसी भी तरह से एक रीजनेबल वे में सॉल्व कर सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए आइए। तो पहला सवाल हमारे सामने ये आ रहा है। क्वेश्चन कहता है एक्स इज अ प्लांट विच इज एन ऑटोट्रॉप एज वेल एज अ हेटेरोट्रॉप। तो एक्स क्या हो सकता है? एक ऐसा प्लांट है जो कि ऑटोट्रॉप भी और हेटेरोट्रॉप भी है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलो देखते हैं। तो शुरुआत अगर पिक्चर प्लांट से की जाए तो देखो, पिक्चर प्लांट की बात अगर की जाती है, पिक्चर प्लांट आप सबने देखा हुआ है कैसा होता है, कुछ फ्लैप लाइक होता है, ऐसे करके होता है, उसके ऊपर ऐसे करके एक फ्लैप बना होता है। ठीक है, और ये फ्लैप जो होता है, ये फ्लैप किस काम आता है आप ध्यान से सुनना। ये प्लांट एक ग्रीन प्लांट है, ये प्लांट एक ग्रीन प्लांट है। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो तो फोटोसिंथेसिस करते ही करते हैं। अगर ग्रीन प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो भाई ये ऑटोट्रॉप तो है ही। ठीक है, लेकिन होता क्या है, अगर कोई भी इंसेक्ट इसके पास यहाँ के बैठ जाता है, या फिर इसके अंदर जो इसका नेक्टर है उसको खाने के लिए पहुंच जाता है, तो ये अपना इस फ्लैप को जो क्या करता है, बंद कर लेता है, और ये उस इंसेक्ट को मार कर उसका जो न्यूट्रिशन है, स्पेशली नाइट्रोजन, उससे एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका खुद खा लेता है। तो ये जो पिक्चर प्लांट है ये एक्चुअली में ऑटोट्रॉप तो है ही है, साथ साथ ये इंसेक्टिवोरस है, यानी कि इंसेक्ट्स को खाता है, यानी कि ये हेटेरोट्रॉप भी है। तो हमारा आंसर तो एक तरह से ये पिक्चर प्लांट ही है, लेकिन बाकी जो ये बी, सी और डी ऑप्शन है, ये आंसर क्यों नहीं है, इसको अब ध्यान सुनिएगा। क्योंकि यहां पर मैं अगर चाहूं तो अब कंफ्यूज कर सकता हूं। सुनो ध्यान से। अगर हम एल्गे की बात करते हैं, एल्गे एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, क्योंकि एल्गे में एक ग्रुप होता है ब्लू ग्रीन एल्गेस का। ये ब्लू ग्रीन एल्गे अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉप हो सकते हैं, लेकिन जो इनका एक मेजॉरिटी पार्ट है वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉप है। ठीक है, दूसरी बात, कैस्क्यूटा। कैस्क्यूटा ये भी एक प्लांट है। ठीक है, प्लांट है बट ग्रीन नहीं होता, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं करता, और साथ साथ ये किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, यानी कि ये पैरासिटिक है। ये दूसरे प्लांट के ऊपर कुछ, ये आप ये सोचो कि ना एक तरह से ये जो वाइन्स होती हैं, बेल होती है, उसका तरह उसकी तरह होता है, और जो ये पेड़ होते हैं ये उनको पूरी तरह से अपने जाल में लपेट लेता है। और उसके बाद में जो इसकी जो पतली पतली वाइन्स होती हैं उनमें से एक प्रोजेक्शन निकलती है, जो कि होस्ट प्लांट के अंदर जो सैप होता है उसको सक करने में यूज की जाती है। पूरी तरह से ये प्लांट पैरासिटिक है, बिल्कुल भी जो ये है ये ऑटोट्रॉप नहीं है प्लांट लेकिन। और रह गया फंजाई। फंजाई तो एक्सक्लूसिवली सेप्रोफिटिक है। सेप्रोफिटिक क्या होता है? सेप्रोफिटिक होता है ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी डेड और डिकेइंग चीज पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं। ठीक है, डेड और डिकेइंग पर ध्यान रखना इस बात। डेड और डिकेइंग कहने का क्या मतलब है, हम क्यों कह रहे हैं डेड एंड डिकेइंग या फिर सेप्रोफाइट? क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट है या फिर जो हमारा फंगस होता है वो अपना न्यूट्रिशन डराइव करता तो किसी और से है, लेकिन इससे बड़ी बात ध्यान रखने की ये होती है कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, यानी कि जो हमारा फंगस होगा वो जो भी चीज डिके हो रही है उससे, उसके सड़ने पर जो भी लिक्विड निकलता है सिर्फ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि वो ऑलरेडी आउटसाइड द बॉडी डाइजेस्ट हो चुका होता है। ठीक है, कहने के लिए ये तीन में से ये दो कैटेगरी भी हमारे आंसर हो सकते थे, लेकिन पिक्चर प्लांट एक्सक्लूसिवली
ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप ही होता है, इसलिए मेरा आंसर जो यहाँ पर होगा वो ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है इसकी बड़ी अच्छी सी एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है आपको। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। और करेक्ट स्टेटमेंट की बात अब यहाँ पर ये आ रही है कि हम यहाँ पे अगर सिर्फ पहला एक ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज वन क्रोमोसोम फॉर ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड एग और क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, तो थोड़ा सा इसका जो है बेसिक आइडिया ले लेते हैं। जो ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो उसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब 46 क्रोमोसोम्स में आप क्या कर सकते हैं, इसको ग्रुप कर दो। इसमें से जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, और जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, एक्स एंड वाई, ये वाले होते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ क्रोमोसोम्स के बारे में। अब ये अनफर्टिलाइज्ड एग, अब ये अनफर्टिलाइज्ड एग का मतलब क्या है, तो इसके लिए भी एक चीज समझो। जो हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उसमें आपको सेल्स मिलते हैं। सेल्स को अगर हम इस तरह से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी जो होती है वो हमारे पास क्या है, ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 ही होता है, यानी कि 2n होता है। और एक और कैटेगरी है जो होते हैं हमारे जर्म सेल्स, यानी कि जो हमारे गैमीट्स होते हैं, जो ओवम और स्पर्म है, उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 23, यानी कि n। क्या मतलब हुआ इसका, इसका आधा होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, इसका आधा होता है। ठीक है, तो जितने भी आपके गैमीट्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो हाफ होते हैं। ठीक है, हाफ होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे गैमीट हैं, यानी कि अगर हम ओवम की बात करें या स्पर्म की बात करें, इन दोनों के अंदर ही जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो 23 होंगे। ठीक है, इन 23 में क्या होगा, 22 तो हमारे ऑटोसोम्स होंगे और एक जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होगा। ऐसे ही क्या हो सकता है, 22 तो ऑटोसोम्स होंगे और एक सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो ये हमारे पास एक मेकअप आता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसमें क्या हो सकता है। अब एक बात और ध्यान रखने की है, अगर एग है तो वाई नहीं हो सकता, सिर्फ एक्स ही होगा। ठीक है, क्योंकि स्पर्म एग तो होता नहीं है। ठीक है, तो एग क्या है, एग तो सिर्फ ओवम है। ठीक है, तो ओवम में क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और बाकी 22 जो होते हैं वो नॉर्मल हमारे ऑटोसोम्स होते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कह रहा था, फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा था कि अनफर्टिलाइज्ड एग में एक क्रोमोसोम है। नहीं, ये गलत, एक क्रोमोसोम नहीं होता, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। दूसरी बात, अनफर्टिलाइज्ड एग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्या 23 पेयर होते हैं? नहीं, 23 पेयर नहीं होते। ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया। अनफर्टिलाइज्ड एग हैज 1 एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है, ये रहा 1 एक्स क्रोमोसोम। तो हमारा तो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स व्हिच आर हाईली रिएक्टिव विद एयर हेंस स्टोर्ड इन केरोसिन, व्हाट एक्स एंड वाई कुड बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई खास एक्सप्लेनेशन इसके लिए नहीं देने वाला हूं मैं। इसका आंसर सोडियम पोटेशियम ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि इनको आप सिर्फ खुली हवा में छोड़ दो तो ये आग पकड़ लेते हैं, पानी में डाल दो ये आग पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं और फटाक से आग पकड़ लेते हैं। और इसलिए कि हम इनको केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन में रखेंगे तो ना इनको ऑक्सीजन मिलेगी ना इनको एयर मिलेगी, तो ये ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, हाईली रिएक्टिव है इसलिए आराम से एयर से रिएक्शन कर लेते हैं। आंसर है सी, सोडियम एंड पोटेशियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। अच्छा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि क्या होता है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, ऐसी स्पीशीज जो कि बहुत थोड़ी सी रह गई हैं और कुछ टाइम में अगर उनका ख्याल नहीं रखा गया तो वो अर्थ से खत्म हो जाएंगी, उनको जो उनका स्टेटस है, कितनी है, कहां पर है, किस तरह से है, उसके लिए अलग से एक डेटा कंपाइल किया जाता है एक बुक के अंदर। उस बुक का नाम क्या है, तो आप उसका ध्यान रखेंगे, वो होती है रेड डेटा बुक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक तरह से क्वेश्चन जो है वो जीके का है। इसमें कौन सी बुक होती है? रेड डाटा बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सही है, इसको देखते हैं ध्यान से कि अ मेटल पी डिस्प्लेसेस मेटल क्यू फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एक मेटल पी है वो क्यू को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से, लेकिन जो पी है वो आर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता।
आर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, पी जो है क्यू को डिस्प्लेस कर देता है। तो फिर सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है? अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, एक छोटी सी बात याद रखनी है कि क्या है, एक मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है, एक मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो अगर P जो है वो Q को डिस्प्लेस कर रहा है तो P जो है वो मोर रिएक्टिव है, ठीक है, और Q जो है वो लेस रिएक्टिव है। लेकिन P R को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। P जो है वो Q को डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन P जो है वो R को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। यानी कि जो P है वो R से कम रिएक्टिव है, लेकिन Q से ज्यादा रिएक्टिव है। फिर सुन लो, एक मोर रिएक्टिव मेटल ही एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर P Q को डिस्प्लेस कर रहा है तो P जो है वो मोर रिएक्टिव है, लेकिन P R को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, यानी कि R जो है वो P से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन हो गया? Q। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है श्यामा is standing 1 meter away from a plane mirror and is observing her image। जो श्यामा है वो एक प्लेन मिरर से, मान लो कि आपका एक प्लेन मिरर जो है वो कहीं यहां पर है, ये हमारा एक प्लेन मिरर, और श्यामा इससे करीब यहां पर 1 मीटर दूर खड़ी हुई, ठीक है, इस प्लेस पे श्यामा, और ये ऑब्जर्व करिए अपनी इमेज को, इसकी इमेज कहीं यहां बनेगी, ठीक है, और ये भी 1 मीटर ही होगा। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि जो प्लेन मिरर होता है उसमें ऑब्जेक्ट जितनी दूर होता है मिरर से, इमेज भी मिरर के अंदर उतनी ही दूर होती है। तो अगर अभी बात की जाए तो श्यामा जो है वो अपनी इमेज से 2 मीटर दूर है, श्यामा जो है वो अपनी इमेज से 2 मीटर दूर है। अब होता क्या है, जो श्यामा है वो 2 स्टेप पीछे जाती है, 1 और 2, तो इसकी इमेज भी 2 स्टेप पीछे जाएगी, ठीक है। अब श्यामा की नई पोजीशन ये है और इमेज की नई पोजीशन ये हो गई, ठीक है। तो इसको अब क्या पूछ रहा है कि वो क्या चेंजेस देखेगी। अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ। पहली बात तो मैंने कही थी कि प्लेन मिरर के अंदर जो डिस्टेंस होता है ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट वो इक्वल होता है फ्रॉम द मिरर, ठीक है। जो साइज होता है ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट वो भी इक्वल होता है, ठीक है। बस क्या ध्यान रखना होता है कि यहां पर जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है, मतलब कि लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन पढ़ते हैं कि इमेज इंक्रीजेस इन साइज। क्या साइज इंक्रीज करेगा इमेज का? नहीं, अभी हमने कहा साइज इक्वल रहता है, फर्स्ट ऑप्शन गलत। द इमेज रिमेन्स सेम, हाँ सही बात है, सेम रहता है, बट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर। तो अब ये क्या कह रहा है, इमेज का साइज सेम है, बिल्कुल सही बात कही है, और जो इमेज है वो मिरर से दूर जाएगी। हाँ, पहले वो यहाँ 1 मीटर पे थी, लेकिन जब श्यामा पीछे गई तो उसकी इमेज भी पीछे जाएगी, तो वो दूर यानी कि अवे मूव करेगी। बी वाला ही अपना आंसर है, ठीक है। अच्छा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका प्रेशर फोर्स से आने वाला है। तो क्या है, हमारे पास में 3 क्यूब है, ग्रीन क्यूब जिसकी साइड 0.25 है, एक रेड क्यूब है इसकी साइड 0.35 है, और एक येलो क्यूब है जिसकी साइड 0.5 है, ठीक है। इसको जरा ठीक कर लेना, ये मीटर नहीं है, तो सेंटीमीटर नहीं है, मीटर। अच्छा, और ये क्या है, ये एक फ्लैट टेबल पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये हमसे पूछता है कि इनमें से कौन सा जो क्यूब है वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा टेबल के ऊपर, और कंडीशन ये है कि सबका मास बराबर है, सबका मास बराबर है। तो देखो ध्यान ये रखना है कि अगर ये हमारी एक टेबल है और इसके ऊपर ये हमारा ये क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पे क्या लग रहा है, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि है mg, ठीक है। जो फोर्स लग रहा है वो है mg, और जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब इन सब के लिए अगर देखा जाए, जो फोर्स है यानी कि जो हमारा फोर्स है mg, एक्चुअली में जो कि इसका वेट होगा, क्योंकि मास सेम है और g की वैल्यू सबके लिए सेम ही रहेगी, तो जो फोर्स की वैल्यू है वो चाहे ग्रीन क्यूब हो, चाहे रेड क्यूब हो, चाहे येलो क्यूब हो, वो सबके लिए सेम ही आने वाला, यानी कि f के ऊपर कुछ भी मैटर नहीं करने वाला, कोई भी डिपेंड नहीं करने वाला। जो भी डिपेंड करने वाला है वो करने वाला है एरिया पर, यानी कि जो बॉक्स रखा हुआ है, जो हमारे पास इस तरह का बॉक्स रखा हुआ है, उसका
जो कौन सा वाला सरफेस है जो कि टेबल के ऊपर आया हुआ है, उसका कौन सा वाला सरफेस है जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि उसी से मुझे प्रेशर के बारे में मालूम पड़ने वाला है। तो अगर इस बात पे ध्यान दिया जाए तो देखो, जो मेरे ग्रीन क्यूब है उसकी साइज 0.25 मीटर की है, यानी कि अगर इस साइड की बात की जाए तो ये 0.25 है। तो एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि क्यूब है तो 0.25 है, क्यूब की जो बेस होगा वो स्क्वायर की फॉर्म में होगा, तो मेरा 0.25 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 0.0625 ये एरिया हो गया। दूसरे की बात की जाए, जो मेरा रेड है, रेड वाला क्यूब जो 0.35 का है, तो इसका एरिया जो आएगा वो 0.1225 आएगा, और जो तीसरा वाला है वो 0.5 है, तो जो इसका एरिया होगा वो 0.25 आएगा। तो ये मेरे पास में सारी चीजें आ गई हैं। मैं इसको कंपेरेबल करने के लिए 2 जीरो लगा देता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ 50 था तो ये 2500 आ गया। अच्छा, सब कुछ मीटर स्क्वायर में है, कंफ्यूजन लेकर नहीं चलेंगे अपने दिमाग के अंदर। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने लिखा था जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एरिया पे डिपेंड करेगा। अब एरिया पे डिपेंड कैसे करेगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि वो क्या है 1/A लिखा हुआ है। कहने का मतलब जितना एरिया बढ़ेगा उतना ही प्रेशर कम होगा। क्या कह रहा हूं, जितना ही एरिया इंक्रीज करेगा उतना ही प्रेशर डिक्रीज करेगा। ये हमसे पूछ रहा है कि कौन ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। फिर से सुनो, जितना एरिया इंक्रीज करेगा उतना ही प्रेशर डिक्रीज करेगा। हमें ज्यादा प्रेशर चाहिए, तो जितना प्रेशर इंक्रीज करेगा उतना ही एरिया डिक्रीज करना चाहिए। तो जिसका एरिया सबसे कम होगा वही सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और सबसे कम एरिया जो है वो है 0.0625, यानी कि कौन सा वाला, ग्रीन वाला। जो ग्रीन क्यूब है वही सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसको समझने के लिए आप छोटा सा एग्जांपल भी ले सकते हो कि एक मान लो एलिफेंट है, एलिफेंट का जो फुट होता है वो काफी चौड़ा होता है, और वहीं पर जो गर्ल्स की हील होती है, ठीक है, वो बहुत पतली होती है। ठीक है, अब अगर ऐसा ही हम क्या करें, एक लकड़ी बनाए जो कि करीब 10 किलो की है, जो और उसके शेप है वो हाथी के फीट की तरह है, और एक और बनाई उसकी भी वेट 10 किलो ही है लेकिन उसकी शेप हील की तरह है। तो ज्यादा प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा, आप सोच के देखो। अगर 10 किलो की हील आपके पैर पर रख दी जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। तो फिर क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पतली हील है उसका जो सरफेस एरिया है बहुत थोड़ा सा है, उस थोड़े सरफेस एरिया बहुत सारा फोर्स लग रहा है, तो प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, और वहीं पर जो दूसरा वाला है जो एलिफेंट फुट की तरह है, उसका एरिया ज्यादा है तो उसमें प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट यूज होता है टायर्स के अंदर। जो बड़े ट्रक्स होते हैं उनके टायर चौड़े होते हैं, ज्यादा होते हैं, और छोटी गाड़ियां होती हैं उनके टायर छोटे होते हैं और पतले होते हैं एज कंपेयर टू ट्रक्स। ठीक है, तो एरिया बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। बस उसी कॉन्सेप्ट से आपने ये क्वेश्चन कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें आइडेंटिफाई करनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान रहे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। लो, पहले में ही फंस गया, साउंड को वैक्यूम से ट्रेवल करवा रहे हैं। नहीं बेटा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। जो साउंड होता है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। चाहे कुछ भी हो जाए, बेचारा साउंड जो है उसको मीडियम चाहिए ही चाहिए। अब चाहे मीडियम लिक्विड हो, गैसियस हो और सॉलिड हो, लेकिन मीडियम तो चाहिए ही चाहिए। साउंड कभी भी वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम स्पेस की जो आवाजें हैं वो सुन रहे होते हैं। ठीक है, कहीं दूर कोई तारा फटता और हमें सुनाई पड़ता यहाँ पर, बट हमें नहीं सुनाई पड़ता बिकॉज वैक्यूम है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता। आप वहां पर खुद की आवाज भी नहीं सुन सकते। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो ए है। ठीक है, बट फिर भी बाकी ऑप्शन जरा पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि बाकी ट्रू है तो क्या मतलब क्या है उसका। तो क्या होता है, पढ़ लो इसको जरा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वाइब्रेशन की तो पिच ज्यादा होता है। ध्यान रखिए इस बात का, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही पिच होता है। जो लेडीज होती हैं उनमें क्या है, उनकी जो आवाज होती है उसकी पिच ज्यादा होती है। ध्यान रहे, उसकी पिच ज्यादा होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, जितने भी वाइब्रेटरी मोशन है वो सारे ऑसिलेशन ही कहलाते हैं, बिकॉज वाइब्रेशन भी जो होता है वो टू एंड फ्रो होता है, आगे और पीछे होता है। ऑसिलेशन भी टू एंड फ्रो होता है, आगे पीछे होता है। और तीसरा है साउंड ऑफ फ्लूइड इज
प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। हाँ सही बात है, फ्लूट है, फ्लूट में क्या होती है, हवा होती है। जो उसका जो आर्टिस्ट होता है वो जिस पे होल बने होते हैं उनको खोलता और बंद करता रहता है। उसको क्या कर रहा है, वो एयर कॉलम की लेंथ को वेरी कर रहा है। जब हवा पास से निकलती है तो अलग साउंड देती है, दूर से निकलती है तो अलग साउंड देती है। तो वो आवाज जो निकल रही है वो क्यों निकल रही है, डिफरेंट डिफरेंट क्यों बन रही है, बिकॉज उसमें एयर कॉलम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस फिजिकल चेंज। अच्छा, अब ये फिजिकल चेंज है क्या, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। देखो, चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक केमिकल और एक फिजिकल। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, एक बहुत ही छोटी सी बात ध्यान रख लो, केमिकल चेंजेस में नई चीज बन जाती है, फिजिकल चेंजेस में नई चीज नहीं बनती। बस इतनी सी बात ध्यान रख लो, आपके सारे के सारे आंसर इसी बात से निकल जाएंगे अगर हम केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं। फिजिकल चेंज में कोई भी नई चीज, नया केमिकल नहीं बनता, जबकि केमिकल चेंज में कुछ नया बन जाता है। ठीक है, इतनी सी बात को ध्यान रखो और देखो आंसर आएगा कि नहीं। फर्स्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट के 3 पार्ट क्या क्या है, शेडिंग ऑफ पेपर, तो हम कागज को वो शेडर में डालकर उसको तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं। बेकिंग ऑफ केक, जब केक बनाएंगे तो क्या उसमें कोई केमिकल चेंज होता है, हाँ होता है, उसमें हम कुछ केमिकल्स डालते हैं, क्या डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं। बेकिंग पाउडर के साथ में थोड़ा सा एसिड बढ़ता है, जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो CO2 बनाते हैं, जबकि हमने CO2 नहीं डाला था। तो उसमें क्या हो रहा है, कोई एक नई चीज बन गई, तो ये केमिकल चेंज है। तीसरा इसने बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स दे रखा है, पटाखे फोड़ रहे हैं। तो क्या है, वो पटाखों के अंदर जो बारूद होता है वो केमिकल ही तो है, उसको हम जलाते हैं तो बर्न होता है, उसमें आग लगती है और वो जल जाता है और नई चीजें बनाता है, SO2, CO2, NO2, बहुत तरह के नए केमिकल्स बनाता है। तो ये फिजिकल चेंज नहीं हो सकता। बी पे आते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब पानी उबालते हैं तो कुछ नया नहीं बनता, बस पानी जो है वो पहले लिक्विड स्टेट में होता है, फिर वो गैसियस स्टेट यानी कि वेपर की फॉर्म ले लेता है, लेकिन वो वाटर ही रहता है, H2O ही रहता है। लेकिन अब यहाँ पे कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, और रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो पक्का पक्का केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आयरन जो होता है वो क्या बन जाता है, वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, Fe2O3 या फिर Fe3O4 बन जाता है, फेरस ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड। तो ये भी हमारा केमिकल चेंज है। सी पर आते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जलाओगे तो उसके अंदर क्या है, कार्बन है, कार्बन जलेगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, केमिकल चेंज। चलिए तो डी पे आते हैं। अच्छा, इसको सी को और डिस्कस करते हैं एक मिनट। सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, अच्छा अब ये क्या हो रहा है, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही बनना है, केमिकल चेंज है। तो क्यों है, देखो सुनो, के अंदर शुगर होती है, लैक्टोज, और जो लैक्टोज होता है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज। तो क्या हो रहा है, शुगर जो है वो एसिड बन गई, केमिकल चेंज हुआ। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास कोई केमिकल चेंज नहीं, ये एक फिजिकल चेंज है। तो ये तीनों ही हमारे आंसर नहीं है, तो ऑब्वियसली डी ही हमारा आंसर निकलने वाला है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूटेगा कोई दिक्कत नहीं है, ग्लास ही रहेगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर ही है, बस हमारा जो है वो वेपर का फॉर्म ले चुका है। और ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट, व्हीट के पिसने से जो है वो फ्लोर यानी कि आटा बन जाता है, लेकिन वो कोई केमिकल चेंज नहीं है, वो एक फिजिकल चेंज है। तो हमारा आंसर जो होगा वो यहाँ पर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से जो है लिक्विड वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बस बात ये ध्यान रखनी है, अगर करंट पास हो रहा है तो गुड कंडक्टर है, नहीं हो रहा तो नहीं होगा। ठीक है, ए हमारे पास आ रहा है लेमन जूस, वेजिटेबल ऑयल और टैप वाटर। देखो लेमन जूस एसिडिक है, एसिडिक मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, करंट कंडक्ट करेगा। टैप वाटर में मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, करंट कंडक्ट करेगा। बट वेजिटेबल ऑयल यानी कि ये एक कैसा कंपाउंड है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जहां पे शेयरिंग होती है। शेयरिंग में क्या होगा, शेयरिंग क्यों होती है, बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो करंट कंडक्ट कौन करेगा, कोई भी नहीं। ठीक है, तो पहला वाला हमारा जो है वो गलत हो गया। बी पर आते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर क्या है, डिस्टिल्ड वाटर आपको अगर कभी देखने को मिला होगा तो शायद आपकी जो लेबोरेटरीज होंगी उनमें देखने को मिला होगा, अगर आपने कॉलेज में अटेंड करी होंगी तो। और डिस्टिल्ड वाटर में क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर को जो फॉर्म करते हैं तो उसमें से हर तरह का जो भी मिनरल है, सॉल्ट है, वो सब निकाल दिया जाता है। ये आपके घर का आरओ वाला पानी भी नहीं है, आरओ वाले पानी के अंदर जो है मिनरल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में कुछ नहीं होता, सिर्फ H2O, खत्म। और अगर सिर्फ H2O होगा तो वो करंट कंडक्ट कभी नहीं करेगा, क्योंकि हम
जो वाटर जो हमारा होता है, जो करंट कंडक्ट करता है, उसमें मिनरल्स और सॉल्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा तो फिर ये तो नहीं कर रहा, तो इसका आंसर नॉर्मली यही हो गया। ठीक है, विनेगर इसने यहाँ पे दिया है, विनेगर एसिड है, एसिड करंट कंडक्ट करता है, बट हमारा ये सेट फिर भी गलत है। थर्ड पे आते हैं, लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर। अब देखो, लेमन जूस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, विनेगर एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, टैप वाटर करंट कंडक्ट करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो है सी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल, ध्यान रहे नॉट, इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। अच्छा, हमने पानी में चॉक मिला और उसको सेपरेट करना है, तो इनमें से कौन कौन सा तरीका ये हेल्पफुल नहीं होगा? देखो, फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन तो हेल्पफुल होना ही है। आप एक सैंड पेपर लो और उसके ऊपर वो सॉल्यूशन डाल दो, जो चौक है वो सैंड पेपर पे रह जाएगी और वाटर निकल जाएगा, तो पहला तो सही है हमारा, यानी कि वो हेल्पफुल होगा। डीकंडीशन, डीकंडीशन क्या होता है? आपने सॉल्यूशन को एक बीकर में लिया और बीकर को हमने थोड़ा स्टिरा करके, जैसे हम चाय में दूध डालते हैं ना, वैसे ही थोड़ा स्टिरा करके उसको दूसरे बीकर में डालने की कोशिश करी। इससे क्या होगा, जो चौक होगी वो उसके अंदर नीचे की तरफ रह जाएगी और ऊपर का साफ साफ पानी जो है वो निकल जाएगा। इसे डिकंटेशन कहते हैं। तो ये भी हेल्पफुल होगा। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है? आपने चौक और पानी का सॉल्यूशन लिया और उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो जो चौक जो होगी वो आराम से नीचे बैठ जाएगी, सेडिमेंट कर जाएगी। ठीक है, तो ये भी है, यानी कि आंसर क्या है? आंसर है डी। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये हेल्पफुल नहीं होगा फॉर द सेपरेशन ऑफ चॉक फ्रॉम वाटर। ठीक है, आगे आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा चलो इसको भी देखते हैं, क्या कह रहा है? साइज ऑफ अ शैडो डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब शैडो की बात हो रही है, तो इसको तो आप अपने नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस से ही आंसर कर सकते हो कि जब हम लाइट के पास जाते हैं और दूर जाते हैं तो हमारी शैडो छोटी और बड़ी हो जाती है। और वही इसने फर्स्ट ऑप्शन में बोल ही दिया कि जो साइज है वो डिपेंड करता है कि जो साइज है वो डिपेंड करता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट कितना है। ठीक है, तो ए ही हमारा आंसर। क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल produces a gas which is poisonous and reduces oxygen carrying capacity of blood। तो क्या है कि जब भी कोई कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता, यानी कि कोई फ्यूल है वो पूरा नहीं जल पाता, उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो एक गैस बनाता है। ठीक है, और ये गैस पॉइजनस है और ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और अगर ज्यादा एक्सपोजर हो जाए तो उसे खत्म भी कर देता है। ठीक है ना, तो ये गैस कौन सी है? ये गैस जो है वो होती है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है कि अगर मान लो कि हमने एक कंटेनर है उसमें हमने कार्बन मोनोऑक्साइड रखी है, ठीक है, और एक कंटेनर है उसमें हमने ऑक्सीजन रखी है, और बीच में हमारे पास यहाँ पर कौन है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन जो है बड़ा धोखेबाज है। ठीक है, वैसे तो ये ऑक्सीजन को कैरी हमेशा करता है, लेकिन अगर इसे चॉइस दी जाए, एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो और एक तरफ ऑक्सीजन हो, तो ये हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड के पास ही जाकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, उससे बाइंड कर जाए, और ऐसा बाइंड करेगा कि छोड़ेगा भी नहीं। ऑक्सीजन को ये छोड़कर चला आता है सेल्स के पास, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ता भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए अगर कोई पर्सन कॉन्टिन्यूअसली कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा उसका सारा हीमोग्लोबिन जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका होगा और वो ऑक्सीजन स्टारवेशन से मर जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास। तो एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास 200 किलोग्राम और वो क्या कर रहा है? इज स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इट्स टेबल, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस, चिक्का, एकदम चिकना।
ठीक है, और उसमें स्लाइड कर रही है, और स्लाइड कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कोई फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन उसका मास 200 किलो है और वो उस पर 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी स्लाइड कर रही है। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज, तो अगर मैं चाहता हूं कि वो इतनी ही वेलोसिटी से स्लाइड करती रहे तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बेटा इसका आंसर जो है ना वो बड़ा प्यारा है और वो है 0। मुझे कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों मुझे कोई फोर्स क्यों नहीं लगाना पड़ेगा? क्योंकि जो आपकी टेबल है, जिसपे जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, वो हॉरिजॉन्टल है। फ्रिक्शनलेस है तो कोई फोर्स लगा जो है उसे अपोज नहीं कर रही, हॉरिजॉन्टल है तो हाइट का फर्क पड़ नहीं रहा। जब ये दोनों कंडीशन हमें दी होती हैं तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। जो ऑब्जेक्ट है वो एक आइडियल कंडीशन में मूव कर रहा है। आइडियल से मेरा कहने का मतलब क्या है? आइडियल से कहने का मतलब ये है कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, और जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा वो रुकेगी ही नहीं, ठीक है ना। न्यूटन का लॉ है फर्स्ट इनर्शिया। अगर कोई बॉडी जो है वो अगर जो स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो हमेशा उसी में ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। और इस केस में एक्सटर्नल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन हो सकता है, या फिर हाइट के कारण उसको अगर ऊपर ऊंचा जाना होगा तो ज्यादा फोर्स ये होगा, नीचे जाएगी तो और तेज चलना शुरू कर देगी अपने आप ही। बट ऐसा भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल टेबल है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो नहीं रहा, तो वो ऐसे ही मूव करती रहेगी, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आंसर है 0, कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, पहले जरा इन्हें पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है, ए स्टेटमेंट है, इट अपीयर्स किसके बारे में? रेनबो के बारे, रेनबो के बारे में। क्या कि जो रेनबो है इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर रेन, ठीक है, बारिश के बाद दिखाई पड़ता है ज्यादातर। बी स्टेटमेंट है, एट द टाइम ऑफ रेनबो द सन इज हाई इन द स्काई। अच्छा, क्या जब रेनबो बनता है तो जो सन है वो बिल्कुल ऊपर होता है, हमारे सर के ऊपर होता है, जैसे दिन में 12 बजे होता है। अगर ऐसा होता तो रेनबो जो है वो सिर्फ दिन में 11 से और 1 के बीच दिखाई पड़ता, बट रेनबो शाम में भी दिखाई पड़ जाता है ना, हल्की शाम में 4 बजे 5 बजे भी दिखाई पड़ जाता है, सुबह भी दिखाई पड़ सकता है। तो फिर ये तो ऐसे ही गलत हो गया, अभी मैंने फिजिक्स पे स्टार्ट ही नहीं करी इसके लिए, ठीक है ना। तो हाई इन द स्काई की जरूरत नहीं होती है। तो कहां पे होना चाहिए सन? तो थर्ड वाली स्टेटमेंट पढ़ो, टू ऑब्जर्व अ रेनबो ऑब्जर्वर्स बैक मस्ट बी टुवर्ड्स द सन, यानी कि जब रेनबो बना होगा, हमें दिख रहा होगा, तो होना क्या चाहिए, कैसे दिखाई पड़ेगा? जब सन जो है मेरी पीठ के पीछे होगा, ठीक है, मेरी सन जो है मेरी पीठ के पीछे होगा, तब मुझे रेनबो दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन और सी वाला जो ऑप्शन है वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सी वाला ऑप्शन जो है वो ट्रू है। और डी ऑप्शन हमको दिया हुआ है कि इन द रेनबो फॉर्मेशन द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज प्रिज्म। हाँ बिल्कुल सही बात है, वाटर ड्रॉपलेट होती है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, लाइट इसमें से निकलती है और इसमें से निकलने के इस तरह से कुछ होता है कि लाइट रे आती है, वो यहाँ टकराती है, जैसे ही लाइट रे यहाँ पे टकराती है तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन दिखाती है। डिफ्रैक्शन मतलब 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है, लेकिन फिर यहां से बाहर नहीं निकलती, फिर यहां से वो इस तरह से मुड़ जाती है, ठीक है। और यहां पर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी सारी लाइट पीछे मुड़ जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सारी लाइट पीछे ही मुड़ जाएगी, टोटली जो लाइट है वो सारी पीछे मुड़ जाएगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और उसमें भी फिर ये क्या करती है, अपने 7 रंग का जो कलर होते हैं रेनबो के उसमें वो बदलती रहती है, और फिर आपको यहाँ पर एक रेनबो दिखाई पड़ जाता है। तो जो ये ड्रॉपलेट होता है वो प्रिज्म की तरह ही बिहेव करता है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन गलत है। तो इसीलिए जो मेरे पास में यहां से आंसर आ रहा है वो है ACD, क्योंकि हमारा ये वाला बी ऑप्शन गलत है, बाकी A, C और D सही थे, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन अ वॉल। आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े और आप प्लेन मिरर से जो है, मान लो भाई ये हमारा प्लेन मिरर है और आप इससे यहां पर खड़े हैं जो कि 3 मीटर है, तो इसके अंदर भी हम यहाँ पर 3 मीटर पे ही होंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गई।
और आपका फ्रेंड जो है वो 4 मीटर पे खड़ा हुआ है, तो मान लो कि यहाँ पर आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है, तो आपके फ्रेंड की इमेज जो है वो यहाँ दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द इमेज ऑफ योर फ्रेंड, यानी कि आप में और आपके जो फ्रेंड है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो ये 1 था, आंसर हो गया 7, 3 + 3 + 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इज 320 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन्होंने हमें जो साउंड की स्पीड दी है वो दे रखी है 320 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, नहीं सॉरी, और जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ होती है लैम्डा। वेवलेंथ जो है वो 640 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर हमें टाइम पीरियड निकालना है। पहली बात तो यह वेवलेंथ को चेंज कर लीजिए, ये 6.4 मीटर हो जाए। ध्यान रहेगा जब भी आप साइंस के अंदर आते हैं तो आपको जो नॉर्मली कैलकुलेशन करने को मिलती है वो एम के और एस में करने को मिलती है। एम के एस का मतलब क्या हुआ, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, ध्यान रहेगा इस बात का, मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो इसलिए हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, अब ये हमसे टाइम पीरियड पूछ रहा है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 1/न्यू। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ध्यान रहे इस बात का। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो बेटा ध्यान रखना है जो स्पीड होती है, ठीक है, वो लैम्डा न्यू के इक्वल होती है इन केस ऑफ साउंड। और अगर यहीं पर हमें साउंड के बदले लाइट दी होती तो हम c = लैम्डा न्यू कर देते हैं। ठीक है, तो स्पीड कितनी दी है 320, लैम्डा हमें दिया है 6.4 और न्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो 320 अपॉन में 6.4 = न्यू। आप डेसिमल को हटा दीजिए, यहाँ पे 100 लगा दीजिए और इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आएगा 50। तो न्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 50 और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है पर सेकेंड, 50 पर सेकेंड या फिर कहा जाए 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज। और टाइम पीरियड निकालने के लिए 1/में फ्रीक्वेंसी कर देते हैं। ठीक है, 1/ में फ्रीक्वेंसी कर देते हैं, तो आंसर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0.02। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है कि हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है aqueous solution of which of the following oxides will turn blue litmus red। अच्छा, ब्लू को रेड में चेंज करना है, तो भाई बहुत आसान सी बात है, जब ब्लू को रेड में चेंज करना होता है तो ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा सिर्फ वही सॉल्यूशन कर सकता है जिसका नेचर जो है वो एसिडिक। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। तो वही कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारी ऑक्साइड दे रखी हैं। तो ऑक्साइड दे रखी हैं तो भाई ध्यान रखना हमेशा, ऑक्साइड हम सिर्फ 2 तरह की पढ़ते हैं नॉर्मली। एक तो हम पढ़ते हैं मेटल ऑक्साइड और दूसरी हम पढ़ते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रहे हमेशा मेटल ऑक्साइड जो होती हैं उनका नेचर बेसिक होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो एसिडिक होती है। तो कॉपर मेटल है, ये आंसर नहीं होगा बिकॉज एसिडिक नहीं होगा। कैल्शियम मेटल है, ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम मेटल है, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर सल्फर, तो सल्फर एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो सल्फर ऑक्साइड जो होगी वो एसिडिक होगी और जो एसिडिक ऑक्साइड होती है वो ब्लू को रेड में चेंज कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और ये हमसे कह रहा है कि जब भी ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पर, तो कौन सी मूवमेंट नहीं होती। तो पहले बात तो कौन सी मूवमेंट होती है, तो क्या क्या होता है जब भी हम इनहेल करते हैं, तो क्या होता है कि जो एयर होती है, ऑक्सीजन जो होती है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, CO2 और काफी कुछ, वो हमारी नाक से जाती है अंदर। ठीक है, और फिर नेजल कैविटी से होते हुए, हमारे ट्रैकिया से होते हुए, वेंट पाइप से हमारे लंग्स में चली जाती है। और जब भी ऐसा हो रहा होता है तो क्या होता है, जो हमारा रिब केज होता है, जो हमारी पसलियां होती हैं, वो आउटवर्ड और
अपवर्ड शिफ्ट होती हैं, यानी कि बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ जाती हैं। आप सांस लेकर देखिए तो आपकी जो रिब्स होंगी वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ, यानी कि आउटवर्ड एंड अपवर्ड शिफ्ट होती है। ठीक है, साथ साथ एक और चीज होती है, डायफ्राम। डायफ्राम एक क्या है, एक मसल है, ठीक है, जो कि आपके जो थोरैसिक कैविटी है उसको एब्डोमेन से अलग करती है। तो जो डायफ्राम है ये भी एक मूवमेंट करता है। ये मूवमेंट क्या करता है, ये जो है डायफ्राम, डायफ्राम का जो नॉर्मल शेप होती है, डायफ्राम की नॉर्मल शेप ये होती है ऐसे करके, इसके ऊपर यहाँ पर आपकी थोरैसिक कैविटी होती है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर थोरैसिक कैविटी होती है। तो डायफ्राम की नॉर्मल शेप ये है, ठीक है, ये इसकी रिलैक्स शेप है। जब हम सांस लेते हैं तो इसकी शेप ऐसी हो जाती है, यानी कि यहाँ का जो एरिया है वो और इंक्रीज कर जाता है, यानी कि ये नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं और हम सांस छोड़ते हैं तो ये वापस ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये सब हो क्यों रहा है, जो हमारी रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ यानी कि आउटवर्ड और अपवर्ड जा रही हैं, जो डायफ्राम है वो फ्लैट होकर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ताकि जो हमारी थोरैसिक कैविटी है वो फैल सके। ठीक है, जब थोरैसिक कैविटी फैल जाती है तो उसके अंदर का जो एयर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और जब एयर प्रेशर हमारे थोरैसिक कैविटी लंग्स के अंदर कम हो जाता है तो जो एयर होती है वो आउटर एटमॉस्फेयर से अंदर सक अपने आप हो जाती है, इसलिए हम सांस खुद ही लेते रहते हैं। ठीक है, हमें उसके लिए उसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, वो इनवॉलंटरीली होती ही रहती है। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, तो ये तो सही हो गया, एयर जो होती है वो ड्रॉन इन यानी कि अंदर खींची जाती है, रिब्स बाहर तरफ जाते हैं, लेकिन डायफ्राम ऊपर नहीं जाता। ठीक है, लंग्स तो एक्सपेंड करेंगे, हम सांस ले रहे हैं, तो अपना आंसर है सी, डायफ्राम ऊपर नहीं नीचे की तरफ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जाइलम। ठीक है, अब जाइलम क्या करता है भाई, जाइलम जो है, देखो भाई ध्यान रखना आसान तरीका, जाइलम फ्लोएम, फ्लोएम फूड करता है तो जाइलम वाटर करेगा, पी से फ्लोएम और पी से आपके लिए फूड। ठीक है, पी से फ्लोएम, फ्लोएम से फूड। तो क्या कह रहा है, ये टिश्यू है, जी हाँ, जाइलम फ्लोएम दोनों ही टिश्यू हैं, वस्कुलर टिश्यूज हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं। तो ये क्या पाइप की तरह होता है जाइलम, हाँ जाइलम पाइप की तरह होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है, ट्रैकेट्स हैं जाइलम से। तीसरा ट्रांसपोर्ट फूड, बस पकड़ा गया, ट्रांसपोर्ट फूड करता ही नहीं है, फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, वो है फ्लोएम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, you have a pinhole camera and you obtain the image of a distant color building on screen. The image formed on the screen is always, क्या होता है, एक पतला छोटा सा पिनहोल कैमरा होता है दरवाजे के अंदर एक तरीके से, ठीक है, छोटा सा कैमरा होता है, और उसके थ्रू क्या करा गया, हमने उस कैमरा का जो लेंस है समझ लो उसको यूज किया, और एक दूर की एक कलर बिल्डिंग थी उसकी इमेज स्क्रीन पर ली, तो वो इमेज कैसी होगी। ठीक है, सबसे पहली चीज अभी क्या कह रहा है कि रियल होगी। ठीक है, ये आपने एक तरह से एक लेंस ले लिया और लेंस में हमने इमेज को जो है वो एक स्क्रीन पे लिया, तो क्या होगा, देखो जब भी ऐसा होगा तो जो इमेज बनती है वो हाईली डिमिनिश बनती है। आप बहुत दूर की अगर इमेज किसी के थ्रू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा ये कि जो आपका लेंस होता है पिनहोल कैमरा का वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, और अगर कोई भी लाइट रे बहुत दूर से अगर आ रही होती है तो आपको याद होना चाहिए, जब भी लाइट रे कहीं दूर से आती है तो इमेज जो होती है वो कहाँ बनती है, वो बनती है सीधे सीधे फोकस पे। जब इमेज फोकस पे बनती है तो बहुत ज्यादा छोटी होती है, बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड होती है, तो हाईली डिमिनिश्ड है। तो हाईली डिमिनिश्ड एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमारे ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए। ठीक है, अच्छा, अब इस केस में जब इमेज बहुत दूर के ऑब्जेक्ट की बन रही है तो इमेज जो है वो रियल ही बनती है, तो ए और बी दोनों में ही रियल लिखा हुआ है। अच्छा, रियल है तो रियल कभी भी इरेक्ट नहीं होती, तो बी ऑप्शन भी कट जाता है। अपना आंसर है रियल, इन्वर्टेड, कलर, हाईली डिमिनिश्ड, तो अपना आंसर है ए। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है, अच्छा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो लाइट से भी हमें काफी देखने को मिल रहे हैं, लेंस के भी हैं, और पैरेलल सॉरी प्लेन मिरर से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक ठीक से, अच्छे से। ठीक है, तो ये एरिया थोड़ा ज्यादा पूछ जा रहा है हमसे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि आर्टरीज, ये कुछ स्टेटमेंट है वो कंसीडर कर लेते हैं पहले, बाद में फिर हम देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला है, आर्टरी जो है, आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एट अ हाई प्रेशर। अच्छा, जो आर्टरी होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जाती है हार्ट से सारे पार्ट तक एट हाई प्रेशर। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो ब्लड हार्ट से निकलता है वो हाई प्रेशर पे ही निकलता है, और जो आर्टरीज है उनका काम ही यही है कि वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से सारे पार्ट्स तक, सेल्स तक लेके जाती है। सेकंड, यानी कि ये तो ट्रू हो गया। सेकंड, टू एंश्योर द ब्लड flows only from heart to other parts, the artery has walls। नहीं, आर्टरीज में कोई वॉल्स नहीं होती, और जो वन साइडेड फ्लो है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, उसको इंश्योर करने के लिए ब्लड का प्रेशर ही काफी है। ठीक है, उसको इंश्योर करने के लिए ब्लड का प्रेशर ही काफी है। थर्ड, ये बी हमारा फॉल्स है। थर्ड, द वॉल्स ऑफ आर्टरी आर कंपेरेटिवली थिन। नहीं, आर्टरीज की वॉल थिन नहीं होती, क्योंकि अभी हमने क्या कहा, यहां देखो हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर होगा और आर्टरी की वॉल थिन होगी तो रप्चर कर जाएगी, फट जाएंगी, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आर्टरीज की वॉल जो होती है थिन नहीं होती है, वॉल जो थिन होती है वो होती है वेन्स की, बिकॉज वेन्स जो होते हैं वो जो ब्लड लेकर आते हैं वो सेल्स से लेकर आते हैं, वो हाई प्रेशर पे नहीं होता। ठीक है, इसलिए एक बात और ध्यान रखना, आर्टरीज जो होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर गहराई में होती है, डीप सीटेड आर्टरीज होती हैं। ठीक है, तो हमारा सिर्फ ए ऑप्शन ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ये 5 स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनको पढ़ाओ और फिर आगे हम आंसर देंगे। तो ये जो हमारे पास 5 चीजें हैं ये डेजर्ट प्लांट के लिए। ठीक है, प्लांट जो होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से ही उसमें जो है चेंजेस आ जाते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स। अच्छा, तो डेजर्ट प्लांट की जो लीव्स होनी चाहिए, क्या वो ब्रॉड और फ्लैट होनी चाहिए? अब आपने अगर देखा हो तो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी जो लीफ होती हैं, लीफ स्पाइनी होती हैं, कांटे होते हैं, लीफ तो होती नहीं है। कैक्टस को देख लो, ठीक है, क्योंकि अगर ब्रॉड और फ्लैट लीव होंगी तो वो बहुत सारा वाटर लॉस कर देंगे बाय ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज्यादा खराब होगा, सारा वाटर लॉस कर देगा और मर जाएगा। गलत। ठीक है, अच्छा, तो फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय स्टेम। हाँ, जब प्लांट के अंदर लीफ नहीं है तो स्टेम को ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है और वही फोटोसिंथेसिस करता है, तो बी सही है। रूट्स गोइंग वेरी डीप। हाँ सही बात है, क्योंकि वहां पर क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी काफी कम होती है, तो जो रूट्स होती हैं उनको काफी ज्यादा दूर तक, गहराई तक जाना पड़ता है पानी की तलाश में। ठीक है, तो सी भी सही है। डी पर आते हैं, वेरी लिटिल लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। बिल्कुल सही है, यही तो हमारे ए वाले को सपोर्ट कर रहा है, जो ए वाली स्टेटमेंट है उसको डी सपोर्ट करती है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि उसकी ब्रॉड और फ्लैट लीव नहीं होनी चाहिए। क्यों? ताकि जो वाटर लॉस है वो बहुत थोड़ा हो, किससे, ट्रांसपिरेशन से। ठीक है, अच्छा, और थर्ड, कोन शेप प्लांट्स विद स्लोपिंग ब्रांचेस। अब ये कह रहा है कि कोन शेप प्लांट होने चाहिए और ब्रांचेस स्लोपी होनी चाहिए। नहीं, ये तो जो होता है वो किसके लिए होता है, ये आपका जो ये जो है ये आपके लिए होते हैं, ये होते हैं पाइन ट्रीज के लिए, वो ट्रीज जो कि पहाड़ों पे मिलते हैं जहां पर बर्फ पड़ती है, ताकि जो बर्फ है वो अगर पत्तों पे गिर जाती है तो वो आराम से नीचे गिर जाए। ठीक है, ताकि जो प्लांट है वो आराम से, वो जो है वो फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन कैरी आउट कर सके। तो ई वाला भी हमारा ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। तो इसके जो आंसर है वो सिर्फ बी, सी और डी है, तो मेरा आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ये कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और इनमें से कौन सी करेक्ट है वो बतानी है। चलिए पहला पढ़ते हैं अपन हमेशा की तरह। तो क्या है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सही बात है, देखो सन की एनर्जी ट्रैप होती है और वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ली जाती है, जो कि आगे फर्दर यूज की जाती है। ठीक है, और ग्लूकोज बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज होता है? CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, सही लिखा है, ये यूज होते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में CO2 रिलीज होता है और O2 कंज्यूम होता है, तो ये तो गलत है, क्योंकि CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस में रिलीज नहीं होता, यूज होता है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। डी पे आते हैं कि O2 रिलीज होता है, CO2 कंज्यूम होता है, ये बिल्कुल सही, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन और रात दोनों में होता है? नहीं, दिन और रात दोनों में नहीं होता, बिकॉज रात में सनलाइट नहीं होती, ठीक है। तो मेरे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो सही है, ए बी डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, और जो करेक्ट है उसको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड शॉर्टर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हाईली कॉइल्ड होती है, सही बात है, बिल्कुल हाईली कॉइल्ड होती है। और शॉर्टर देन लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं, शॉर्टर नहीं होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। डी पे आते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियास, बिल्कुल सही बात है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लिवर से भी सिक्रीशन लेती है और पैंक्रियास से भी सिक्रीशन लेती है। लिवर से ये बाइल जूस लेती है और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक अमाइलेज लेती है, ठीक है। और कुछ और जो है ट्रिप्सिन लेती है, ठीक है, और लाइपेज लेती है। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास लिवर है। लिवर क्या है? लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी विच सिक्रीट्स बाइल जूस, बिल्कुल सही बात है, अभी ऊपर बताया। और पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन फैट एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो फैट पे एक्ट करता है और उनको सिंपल फॉर्म में चेंज करता है, हाँ, फैट पे एक्ट करता है और उनको लिपिड्स में चेंज कर देता है, फैटी एसिड्स में चेंज कर देता है। तो डी भी सही है, तो बी, सी और डी मेरे यहाँ पे आंसर हो सकते हैं। लेकिन पेनक्रियाटिक जूस में दो चीजें और होती हैं, ठीक है। इसमें तो 3 एंजाइम होते हैं, ठीक है। इसमें होता है लाइपेज, ठीक है, और ट्रिप्सिन और पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। लाइपेज जो होता है वो फैट्स को फैटी एसिड और लिपिड में चेंज करता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को चेंज कर देता है अमीनो एसिड्स में। और जो अमाइलेज होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, वो कार्बोहाइड्रेट चेंज करता है ग्लूकोज में। तो जो डी वाली स्टेटमेंट है वो सिर्फ पार्शियली ट्रू है, ठीक है, इसे डी को कंसीडर नहीं करेंगे, तो अपना आंसर सिर्फ बी और सी होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पर डी को कंसीडर नहीं किया हुआ, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये हमसे कहता है कि बर्निंग कैंडल गेट्स पुट आउट आफ्टर सम टाइम ऑफ बीइंग कवर्ड विद अ ग्लास जार। क्या हुआ, एक कैंडल थी हमारे पास, ठीक है, और कैंडल जो है वो जल रही थी, इसके ऊपर हमने एक ग्लास जार रख दिया, ये टेबल पर रखी हुई है। तो क्या होगा, कुछ देर बाद जो एक कैंडल है वो बुझ जाए, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है, बुझने से क्या होगा, बुझने से इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं मिला, तो यानी कि ऑक्सीजन जो है वो एक रिक्वायरमेंट है फॉर द बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ए को पढ़ते हैं, एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ कैंडल्स, सही बात है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ कैंडल, तो दोनों ही बातें सही हो गई, एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ कैंडल, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ कैंडल। अगर सही से बात की जाए तो अगर हम एयर की बात कर रहे हैं, एयर जो है वो उसमें सब कुछ होता है, O2 भी होता है, CO2 भी होता है, ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन होगा। जब हमने इसको बर्न किया, ठीक है, दोनों का ध्यान रखना, जब हमने इसको बर्न किया तो अंदर की ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, लेकिन अंदर CO2 तो है, बट CO2 में तो जलेगा नहीं, तो एयर की बात जो है वो गलत हो गई हमारे लिए। एयर तो CO2 भी होता है, लेकिन CO2 में आपकी कैंडल तो जलेगी नहीं, तो इसको पर्टिकुलरली क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि ओनली बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से आ गया न्यूट्रिशन के ऊपर ही, कि जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं रिक्वायर डैश फॉर देयर सर्वाइवल। क्या चाहिए होता है? ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करते हैं? जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक्स, वो क्या करते हैं? वो जो भी हमारे पास में जो ये सिंपलर सब्सटेंस होते हैं, सिंपलर सब्सटेंस मतलब वाटर, मतलब CO2, इनको यूज करके अपना फूड बनाते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए? इसका मतलब जो प्लांट है उसको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो हमारा आंसर जो है वो है ए एंड बी, बोथ दे आर रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दैट डैश आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। तो प्लांट्स को एनर्जी मिलती कहां से? ठीक है, अब इसको फोटोसिंथेसिस से कंफ्यूज मत कर लेना। फोटोसिंथेसिस में जो है ग्लूकोज बनता है, ठीक है, लेकिन इससे उसे फोटोसिंथेसिस से प्लांट को एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी गेन करने के लिए रेस्पिरेशन करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी बनाने के लिए रेस्पिरेशन करना पड़ता है। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो भी फूड उस ऑर्गेनिज्म ने बनाया है, खाया है, जो उसके अंदर है, उसको बर्न करना, उसको ऑक्सीडाइज करना। ठीक है, यानी कि जब ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा तब एनर्जी बनेगी। ठीक है, और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो कैसे आती है, कहां से आती है? वो कार्बोहाइड्रेट से आती है, यानी ग्लूकोज से आती है। किसके थ्रू आती है? जब रेस्पिरेशन होता है तब आती है। किस फॉर्म में आती है? वो आती है एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिजम्स हु ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड देयर बॉडी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये बात हमने क्लास की शुरुआत में ही करी। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं बॉडी के बाहर ही। ठीक है, यानी कि जो कि डिकेइंग सब्सटेंस पर, डिकेइंग फूड पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो वो कौन है? ऑब्वियसली वो कौन है? फंगस। ये फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सैप्रोफिटिक। वायरस नहीं होता, वायरस जो तो बॉडी के बाहर है, डेड है, जैसे बॉडी के अंदर आएगा तो वो सेल्स को कैप्चर कर लेता है और उसी पे ही वो रहता है। टेप वॉर्म, ये तो एक तरह का वॉर्म है, बॉडी के अंदर ही सर्वाइव करता है। ठीक है, बाहर रहेगा लेकिन ये बॉडी के अंदर आएगा तो तभी वो खाना खाता है। ठीक है, तो ये कोई बॉडी के आउटसाइड कर नहीं रहा, तो हमारा आंसर जो है वो है फंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर फॉर्म। कौन सा एंजाइम स्टार्च को सिंपलर फॉर्म में तोड़ सकता है? तो स्टार्च क्या है? तो स्टार्च बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जो प्लांट होते हैं, जैसे कि प्लांट पहले ग्लूकोज बनाते हैं, जब उसको स्टोर करते हैं तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं अपनी लीव्स में। तो ये क्या है? ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास अमाइलेज होता है। ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज जो होता है वो ह्यूमन स्लाइवा के अंदर होता है। ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को यानी कि स्टार्च को ब्रेक डाउन कर सकता है। बाकी वो अच्छा लाइपेज ये फैट को करता है, पैप्सिन जो है वो प्रोटीन को करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को करता है। लेकिन जो पैप्सिन है ये जो है ये स्टमक के अंदर मिलता है, ह्यूमन स्टमक के अंदर मिलता है। जबकि जो ट्रिप्सिन है वो जो है पेनक्रियास के अंदर फॉर्म होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यूज अप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। अच्छा, तो अच्छा ये तो अभी कर लिया हमने। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रीजन फॉर स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब ये है क्या, गार्ड सेल क्या है? तो बेटा आपने पता पढ़ लिया है कि जो स्टोमाटाज होते हैं, ठीक है, जो स्टोमाटा होते हैं वो, ये एक ओपनिंग होती है स्टोमाटा, जिसके अराउंड गार्ड सेल्स होते हैं, और गार्ड सेल्स के अराउंड यहाँ पर इसके सब्सिडरी सेल होते हैं। तो जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो स्टोमेटा की ओपनिंग को जो है और क्लोजिंग को गवर्न करते हैं, ठीक है। तो गवर्न करने के लिए करते क्या है, उसको बंद यानी कि क्लोज करना और ओपन करना करते कैसे? तो गार्ड सेल्स में क्या होता है, जो पानी है वो भर जाता है, तो उस कारण से गार्ड सेल्स जो होते हैं वो हो जाते हैं टर्जिड, फूल जाते हैं, ठीक है। और फूलने के कारण जो इनकी शेप होती है वो कर्व्ड बन जाती है, ऐसे करके कुछ ऐसे। लेकिन जब पानी इसमें से निकल जाता है तो ये वापस ऐसे हो जाते हैं, और उस कारण से जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो जो इनकी स्वेलिंग है वो किस कारण से हो रही है, वो हो रही है बिकॉज ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए 30 क्वेश्चन काफी हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस अभी और भी हैं हमारे पास, बट उनको हम अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए। हमारी पिछली वीडियो थी मेंस्ट्रुएशन की, उसको भी देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और मैथ्स और साइंस की ये सीरीज आपको डे बाय डे इस तरह से ही मिलती रहेगी। साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर। ओके, थैंक यू।